दोस्तों, आपके अपने चैनल ईबीएट तो स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों ने केमिस्ट्री में पहला लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ठोस अवस्था पढ़ी थी और पहले लेक्चर में हमने पदार्थ के बारे में, द्रव के बारे में, द्रव की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है? और इसके बाद हमने ठोसों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है? कि किस तरीके से क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होती है, ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है? इनका हमने डायग्राम भी देख लिया था कि नियमित पैटर्न होता है, नियमित पैटर्न इनका भी होता है। ये दीर्घपरासी होते हैं क्योंकि लंबी और दूरी तक फैले होते हैं। ये लघुपरासी होते हैं क्योंकि ये छोटी-छोटी दूरी पे फैले होते हैं। इनकी निश्चित व्यवस्था होती है, इनकी अनिश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है? हम लोगों ने पहले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा हुआ था, तो आज हम लोग इसके लेक्चर के आगे चलते हैं, ठीक है? हमने अब यहाँ पे 12th पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में आप अंतर बताइए, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें अंतर लिखते हैं एक-एक करके, इनके अंतर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है? इसमें पहले अंतर में हम ये लिखेंगे कि इनके का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है? तो इतने की जगह मैंने लिख दिया इनके, लिख देना इनके अवयवी, इनके अवयवी कणों, ठीक है? इनके अवयवी कणों की निश्चित, इनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, इनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक? इनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, तो जस्ट इसका यहाँ क्या कर दीजिएगा, इसका जस्ट यहाँ पे विलोम कर दीजिएगा, ठीक? लिख दीजिएगा कि इनके अवयवी, इनके अवयवी कणों, इनके अवयवी कणों की निश्चित, ठीक है? इनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ठीक? ये तो हो गया पहला अंतर, कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसमें, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं दूसरे अंतर में, देखते हैं, ठीक? सेकंड अंतर देख लो भैया। सेकंड अंतर में ये लिखोगे कि इनके कणों की, ठीक है? कणों इनके कणों की दीर्घ, इनके कणों की दीर्घ, दीर्घ परासी, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इनके कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, ठीक है? व्यवस्था होती है, ठीक है? या लिख दीजिएगा कि इनके कणों की, ठीक है? शॉर्ट में हम लिखेंगे, ठीक है? पूरा लिखेंगे तो वीडियो और लंबी बन जाएगी, तो मैं शॉर्ट पॉइंट लिख दूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है? इनके कणों की, इनके कणों की मैंने आपको बताया था, लघु का उल्टा क्या होता है, यानी दीर्घ का उल्टा क्या होता है, लघु। तो लघु परासी, परासी माने होता है परासी, यानी दूर तक जो फैला हुआ होता है वो लघु परासी व्यवस्था, ठीक है? लघु परासी व्यवस्था होती है, ठीक? अच्छा, थर्ड पॉइंट में, अब थर्ड पॉइंट में शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है? शॉर्ट में पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है? आप लिखना कि इनकी एक निश्चित आकृति होती है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक निश्चित आकृति, ठीक है? आप लिख देना इनके कणों की एक निश्चित आकृति होती है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि एक निश्चित आकृति होती है। यहाँ लिख दीजिएगा कि अनिश्चित आकृति होती है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसमें कि अनिश्चित, जिसकी जो कोई चीज निश्चित ना हो तो वो क्या कहलाएगी, अनिश्चित, अनिश्चित आकृति, अनिश्चित आकृति होती है, ठीक? अगले पॉइंट पे जब आप लिखोगे तो यहाँ लिखोगे कि इनमें लिख देना इनका जो गलनांक होता है, ठीक है? गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक, गलन अलग चीज होती है और गलनांक अलग चीज होती है, ठीक है? किसी चीज को बहुत अधिक मात्रा में गला देना तो जो गलन कहते हैं, जिस बिंदु पे वो चीज गल जाती है उसको कहते हैं गलनांक। गलनांक आपके लिए जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गलनांक जो है वो क्या होता है, इसका निश्चित होता है, ठीक है? गलनांक इसका क्या है, निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है? अब ये धातु अगर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बिल्कुल गलती है तो इसका जो गलनांक बिंदु होगा वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए इसका, फिफ्थ पॉइंट मतलब 4 पॉइंट इसका, ठीक? 4 पॉइंट इसका देख लीजिए, इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। जो इनका गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है, इनका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। इसका कोई बिंदु ही नहीं होता कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है? इनका इसीलिए गलनांक क्या कह देते हैं, अनिश्चित हो जाता है, ठीक है? अब अगला जो पॉइंट है लिखोगे फिफ्थ पॉइंट में कि इनके कणों की जो स्थिति होती है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये ना, इनके कणों की स्थिति, इनके कणों की स्थिति, ठीक है, विषम दैशिक होती है, विषम, विषम और दैशिक, विषम दैशिक,
ठीक है, विषमदैशिक होती है। ठीक, इनके पॉइंट में आ जाता है कि ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, इनमें बोला जा रहा है कि क्या होते हैं, ये बस पूरा लिख दे रहा हूँ, बस यहाँ विषम की जगह लिख दे रहा हूँ समदैशिक। ठीक है, समदैशिक होती है। ठीक, इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को हम समझा दे रहे हैं कि ये विषमदैशिक क्या है और समदैशिक क्या है। ठीक है, एक सेकंड, जैसे देखिए इनके कणों की स्थिति कैसी होती है, विषमदैशिक, तो विषमदैशिक देख लीजिए और समदैशिक देख लीजिए। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि प्लेसमेंट कम है तो मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, देखो जैसे अगर हम यहाँ पे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की संरचना को तोड़ते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे तोड़ेंगे, मतलब Na प्लस का आ जाएगा और Cl का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, फिर तोड़ेंगे तो हो जाएगा Na प्लस का और ये Cl हो जाएगा का माइनस का, फिर यहाँ पे फिर Cl माइनस का, फिर यहाँ आ जाएगा Na प्लस का, फिर यहाँ तोड़ेंगे तो हो जाएगा Cl माइनस का Na प्लस का, मतलब उल्टी संरचना चल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे Na टूटेगा प्लस का, फिर ये टूटेगा Cl माइनस का, फिर ये टूटेगा Na प्लस का और ये टूटेगा Cl माइनस का, फिर ये टूटेगा Cl माइनस का और फिर टूटेगा Na प्लस का, ठीक, और Cl माइनस का और यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस का। ठीक है, तो विषमदैशिक क्या है, देखो विषमदैशिक का मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर हम इसको 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ Cl चल रहा है माइनस का, फिर क्या आ रहा है Na प्लस, मतलब Cl के बाद Na, Cl के बाद Na के बाद Cl, Na के बाद Cl, मतलब एक उल्टा क्रम जस्ट चल रहा है, जस्ट एक उल्टा क्रम चल रहा है। ठीक है, देखो अगर इधर से देखते हो जैसे उल्टा देखो तो Na के बाद क्या आ रहा है Cl, Na के बाद क्या आ रहा है Cl, फिर Ca के बाद क्या आ रहा है Na, ठीक है, फिर Cl के बाद क्या आ रहा है Na। अब अगर आप ऐसा देखिए इस तरफ से, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इधर से देखो ये चीज ये, ठीक, तो देखो ये Cl ये Cl ये Cl, मतलब इन कणों की इधर की व्यवस्था अलग है, इन कणों की इधर की व्यवस्था अलग है, इन कणों की इधर की व्यवस्था अलग है और इन कणों की इधर की व्यवस्था अलग है, इसलिए ये कहलाते हैं विषमदैशिक। और चूंकि इनकी अभी अभी देखो आपने पढ़ा कि इनके लघु परासी होती है और अवयवी कणों की कोई स्थिति जो होती है वो निश्चित ही नहीं होती है। तो जैसे मान लो कोई कण है, ठीक है, अब कोई भाई इसकी स्थिति तो है नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक, ये इनके अवयवी कण है। ठीक है, अब मान लीजिए इनके बीच में ये छोटे छोटे कुछ और अवयवी कण डाल दिए, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना तो स्थिति है ना तो यहाँ पे की दिशा है, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पे देखो इनकी जब आकृति नहीं निश्चित होगी तो इनकी कौन सी दिशा होगी, यही बता दो, कोई दिशा ही नहीं होगी, मतलब चाहे जिस दिशा में हो सकता है इधर भागे, 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 इसीलिए इनकी व्यवस्था को कहा जाता है क्या, समदैशिक। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि विषमदैशिक क्या होता है और समदैशिक क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखो, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि विषमदैशिक क्या होता है या समदैशिक क्या होता है। ठीक, जिनके अवयवी कणों की स्थिति अलग 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 पे चली जाए वो विषमदैशिक, जिनकी एक जैसी चली जाए वो समदैशिक होती है। सिंपल सी बात है। आगे देखो भाई, आगे 6 पॉइंट में देख ली, ठीक, 6 पॉइंट में देखो, लिखना 6 पॉइंट में कि इनको काटने पर, ठीक है, काटने पर इनको काटने पर स्पष्ट स्पष्ट विदलन, ठीक है, स्पष्ट विदलन होता है, मतलब इनको जब काटा जाता है तो जो ऊपर का भाग होता है वो पूरा चिकना हुआ होता है। ठीक है, इनको काटने पर कैसा होता है, स्पष्ट विदलन है, विचलन नहीं है, याद रखिएगा विदलन। ठीक, और यहाँ पे लिखिएगा कि इनको काटने पर जो स्पष्ट विदलन है इसका जब उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट विदलन होता है। मतलब जब इनको काटा जाता है तो ये उबड़ खाबड़ की अवस्था में होते हैं और इनको काटा जाता है तो ये सीधी सीधी अवस्था में होते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म है, कोई रुई है, अब उसको काट रहे हैं तो वो हो सकता है कि ऊपर नीचे इसकी स्थिति हो। अब इसमें कोई कोई भी दिमाग में रख लीजिए, जैसे मान लो कोई आप फल काट रहे हो तो वो चिकनी अवस्था में होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखो भाई, और पॉइंट देखो, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 5वां छठा ये 7वां आ गया। ठीक है, लिखना कि ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं, मतलब ये वास्तव में ठोस होते हैं। तो यहाँ लिखना कि ये क्या होते हैं, ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ठीक, अब वास्तविक ठोस का उल्टा क्या होता है, आभासी ठोस लिख सकते हो। ठीक, ये आभासी ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यह आभासी ठोस कहलाते हैं। यह पॉइंट दे देते हैं, यह आभासी ठोस कहलाते हैं। ठीक, अब देखो भैया, इसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी जो गलन ऊष्मा होती है, ठीक है, गलन ऊष्मा का मतलब जिस पॉइंट पे या जिस ऊष्मा पे कोई पदार्थ गल जाता है वो निश्चित है। मतलब इसमें लिखना कि इनके गलन ऊष्मा क्या होती है, वो निश्चित होती है। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, गलन ऊष्मा निश्चित। ठीक है,
कहोगे सर जी इतने पॉइंट क्यों बता रहे हो? इतने पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको याद होंगे, क्योंकि पेपर में सारे आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और लिख देना इनकी गलन ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, वो अनिश्चित होती है, ठीक है। इनकी जो गलन ऊष्मा होती है, यहाँ लिख देना गलन ऊष्मा जो है वो अनिश्चित, ठीक है। इनकी जो गलन ऊष्मा होती है वो क्या होती है, वो अनिश्चित होती है, ठीक भैया। और अंतिम पॉइंट इसमें लिख लेना कि एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं आपका 9 पॉइंट, ठीक है। 9 पॉइंट बता देते हैं कि ये असंपीडय होते हैं, ठीक है। ये असंपीडय, ये असंपीडय होते हैं और ये कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक संपीडय होते हैं, कुछ हद तक संपीडय, ठीक है, संपीडय होते हैं, ठीक। और अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, मतलब अंतिम पॉइंट क्या, 10वां नंबर देख लेते हैं, 10th नंबर, अंतिम नंबर यानी एग्जाम्पल कर देते हैं, ताकि उदाहरण भी से आप अपनी बात को सिद्ध कर सके। इसमें आप लिख लीजिएगा कि इसमें उदाहरण में हीरा आ सकता है, ठीक है। हीरा है तो ग्रेफाइट भी आ सकता है, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक। और इसके साथ आप सिल्वर लिख सकते हो, ठीक है, आदि लगा दीजिएगा, ठीक। इधर चलिए, इधर जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो इधर एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा जैसे उदाहरण में, जैसे उदाहरण में लिख लीजिएगा कांच, ठीक। या आप लिख लीजिएगा रबड़, ठीक है। ये छोटी पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दी, क्रिस्टलीटोस और क्रिस्टलीटोस में। सबसे पहले बताया जा रहा है इनके कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, इस यहाँ पे गौर कीजिएगा, निश्चित व्यवस्था, तो यहाँ पे निश्चित व्यवस्था नहीं पे गौर कीजिएगा। इनके कणों की दीर्घ परासी होती है, तो दीर्घ का उल्टा कर लीजिएगा लघु परासी। एक निश्चित आकृति है तो यहाँ पे अनिश्चित आकृति है। इनका गलनांक निश्चित है, इनका गलनांक अनिश्चित है। इनके कणों की स्थिति विषमदैशिक है तो ये समदैशिक है। स्पष्ट विदलन होता है, अस्पष्ट विदलन होता है। वास्तविक ठोस कहलाते हैं, आभासी ठोस कहलाते हैं, ठीक है। आभासी ठोस भी कहते हैं, और इनको एक और भी नाम है जिसका नाम है अति शीतित, ठीक है, अति शीतित द्रव, ये भी होता है इनका नाम, ठीक है, अति शीतित द्रव भी कहते हैं, ठीक है। ये वास्तविक ठोस या आभासी, गलन ऊष्मा निश्चित, गलन ऊष्मा अनिश्चित, ये असंपीड है, ये संपीड है। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिल्वर आदि, उदाहरण कांच, रबड़ आदि, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका क्या अंतर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हेडिंग उठाते हैं, जिसमें हेडिंग है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ये सब आप इंटर का चल रहा है, ठीक है। क्रिस्ट, ये सब पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं और लॉन्ग में आया है कि ठोसों से आप क्या समझते हैं, पूरा वर्णन कीजिए। तो क्रिस्टलीय ठोसों, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ठीक, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड्स, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने लिखा, हिंदी में लिख दिया, ठीक। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो आप लिखोगे कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो है वो चार आधार पे की, मतलब चार प्रकार है इसके, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है, इसका जो माध्यम है वो चार प्रकार से है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में इसमें आता है आणविक ठोस, ठीक, फर्स्ट पॉइंट पे आता है आणविक ठोस, आणविक ठोस, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है जो आयनिक ठोस, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आयनिक ठोस, ठीक है। देखिए मैं भी आपके साथ, मैं चाहता तो पहले से लिख सकता था और यहाँ पे पढ़ता पढ़ता बता देता, तो मुझे लगता है कि वो तुरंत लिखना ज्यादा अच्छा रहता है पहले लिखने की अपेक्षा, क्योंकि बच्चे का दिमाग ज्यादा उसमें एग्रेसिव रहता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखिए, थर्ड यानी तीसरे का नाम है, तीसरे का नाम है धात्विक ठोस, ठीक है, धात्विक ठोस। आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि सोचेंगे बाद में करेंगे तो बात कभी आता नहीं है, ठीक है। फोर्थ, और फोर्थ में लिख दीजिएगा सह संयोजक ठोस, सह, ठीक है, सह संयोजक, सह संयोजक ठोस, सह संयोजक ठोस, ये, ठीक। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस, नेटवर्क, नेटवर्क ठोस, ठीक। अब एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो बढ़ेगी लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको लपेट देने का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, शॉर्ट पॉइंट में लिखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो फर्स्ट पॉइंट पे लिखना, लिखेंगे हम लोग कि आणविक ठोस, ठीक है। सबसे पहले आणविक ठोस, चलो भैया इसके बारे में लिखते क्या है, देखो पॉइंट आउट करके करते जल्दी हो जाएगा, ठीक। आणविक ठोस में लिखना कि इनके जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट पे क्या बना कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक। सेकंड पॉइंट में क्या बनेगा
सेकंड पॉइंट में बना देना कि इनके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं, ठीक है, के मध्य मतलब बीच में, इनके अणुओं के बीच में वंडर वॉल्स बल, ये फिजिक्स का है, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं जब वीडियो बनाऊं तो आप देख लीजिएगा। वंडर वॉल्स बल पाया जाता है या होता है, ठीक, इनके अणुओं के मध्य वंडर वॉल्स बल पाया जाता है या होता है। थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे क्या, थर्ड पॉइंट में आप लिखना कि ये मृदु, मृदु माने होता है कोमल, ठीक है, ये मृदु तथा, ये मृदु तथा निम्न, ये मृदु तथा निम्न गलनांक वाले होते हैं, ठीक है, निम्न गलनांक वाले होते हैं, गलनांक वाले होते हैं, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट, फोर्थ, फोर्थ पॉइंट में आप देखो कि ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं, ये विद्युत, ये है, ठीक है, ये या यह लिख लीजिए, यह लिख लीजिए, यह विद्युत, यह विद्युत के कुचालक, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हो गया, फिफ्थ पॉइंट में एग्जांपल ठोक दीजिएगा, ठीक, एग्जांपल ठोक दीजिएगा जैसे H2, ठीक है। इसके बाद H2S हो गया था, ठीक है, और एक मतलब ये S मीन्स होता है सॉलिड, यानी हाइड्रोजन जो है वो सॉलिड है, ठीक है। एक लिख लेते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, ये भी आपका सॉलिड में ले लें, ठीक है। और इसके बाद एक आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड में, और आदि लगा देते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, फिर हम अगली वाली वीडियो में आणविक ठोस, आयनिक ठोस, ये बता चुके हैं। अगर आपके पास आणविक ठोस आ जाए या क्वेश्चन आ जाए कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कीजिए, तो आप लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण करते हैं वो चार आधार पे किया गया है। पहले आधार पे किया जाएगा आणविक ठोस है, दूसरे आधार पे आयनिक ठोस है, तीसरे आधार पे धात्विक ठोस है, चौथे आधार पे सहसंयोजक ठोस है। आणविक ठोस कौन से होते हैं, जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, अणुओं के मध्य वंडर वॉल्स बल होते हैं, ये कोमल होते हैं तथा निम्न गलनांक वाले होते हैं, ये विद्युत क्या होते हैं, कुछ होते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोराइड और आयोडीन आदि चीजें होती है, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली वाली क्लास में हम लोग आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक तीनों को एक ही बार में लपेट देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।